नमस्कार। आज हम जिस मसले पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं वो भारत में प्रेस की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। जी। कुछ हालिया घटनाओं ने, आप कह सकते हैं, इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है, खासकर एक लेख है, पत्रकारों पर षड्यंत्र का खतरा। वो कुछ चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ पत्रकारों का मामला नहीं लगता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे कानून का इस्तेमाल, खासकर जो नए कानून आए हैं, उनका असर हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ सकता है। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन सब पहलुओं को थोड़ा खंगालें, समझें। हाँ। तो हमारा मिशन साफ है, समझना कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, किन पत्रकारों पर क्या इल्जाम लगे हैं, कौन सा नया कानून है जिसके तहत ये सब हो रहा है, और सबसे जरूरी, इसका बड़ा मतलब क्या है। न सिर्फ उन पत्रकारों के लिए, बल्कि पूरी पत्रकारिता और जो हमारी बोलने की आज़ादी है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मामले के किरदारों की। दो जाने माने काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन। जी, द वायर से जुड़े हैं दोनों। हाँ, द वायर से हमें मिली जानकारी के मुताबिक 9 मई 2025 को असम के गुवाहाटी शहर में इनके खिलाफ एक FIR, मतलब पहली पुलिस शिकायत दर्ज की गई। और ये शिकायत किसी आम नागरिक ने नहीं की है। अच्छा। ये असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ही दर्ज की है, और वजह बताई गई है द वायर पर छपे कुछ वीडियोस और लेख। और इल्जाम हल्के नहीं है। बात अशांति भड़काने और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने तक पहुँच गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। जी हाँ। लेकिन जो लेख हमारे पास है वो इस शिकायत की भाषा पर एक दिलचस्प टिप्पणी करता है। क्या है वो? हाँ, लेख का कहना है कि शिकायत लिखी तो बड़े सलीके से गई है, मतलब भाषा अच्छी इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसको पढ़कर ऐसा लगता है मानो किसी घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट कम हो और किसी की व्यक्तिगत राय या नाराजगी ज्यादा हो। अच्छा, जैसे कोई ओपिनियन पीस हो। हाँ, कुछ वैसा ही, जैसे तथ्यों को बस खींच-तान कर एक मामला बनाने की कोशिश की गई है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इस तरह की शिकायत को शायद पहली नजर में ही खारिज कर देना चाहिए था। ये बात तो गौर करने वाली है। और एक और चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लग रही है वो है इस मामले में हुई देरी। हाँ, वो टाइमिंग वाली बात। FIR दर्ज हुई 9 मई को, लेकिन इन पत्रकारों को पूछताछ के लिए समन भेजा गया 3 महीने बाद, 12 अगस्त 2025 को। अगर ये मामला वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा था, तो पुलिस 3 महीने इंतजार क्यों करती रही? ये सवाल तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। ये देरी कई सवाल खड़े करती है। क्या पहले से इतना जरूरी नहीं समझा गया, या फिर जैसा कुछ लोग सोचते हैं, इसे इस्तेमाल करने के लिए सही वक्त का इंतजार किया जा रहा था। खैर, कारण जो भी हो, इन्हें आरोपों के आधार पर असम पुलिस ने इन्हें गुवाहाटी तलब किया था पूछताछ के लिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है ना, कुछ राहत मिली शायद। हाँ, जब इन पत्रकारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। फिलहाल कोर्ट का आदेश है कि इन पर कोई सख्त कार्रवाई, जैसे कि गिरफ्तारी वगैरह, न की जाए। अच्छा, तो ये एक तरह की अंतरिम राहत है, पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये तो हुई FIR और उस पर हुई शुरुआती कार्रवाई की बात। अब जरा उस कानूनी बदलाव पर आते हैं जिसका इस मामले से सीधा ताल्लुक लगता है। जी। हम सब जानते हैं कि राजद्रोह यानी सेडिशन का पुराना कानून जो हमेशा विवादों में रहा, अब हटा दिया गया है। हाँ, उसे भारतीय दंड संहिता IPC से हटाकर अब जो नई व्यवस्था आई है, भारतीय न्याय संहिता, जिसे BNS कहते हैं, BNS, हाँ, उसमें जगह नहीं दी गई है, लेकिन उसकी जगह एक नया और शायद ज्यादा व्यापक प्रावधान लाया गया है, BNS की धारा 152। धारा 152 ये क्या कहती है, किस बारे में है ये? ये धारा उन कामों से निपटती है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करते हों। खास तौर पे ये उन लोगों पर लागू होती है जो शब्दों से, संकेतों से या किसी और तरीके से अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाते हैं या उकसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। या फिर देश से अलग होने की भावनाएं भड़काते हैं। अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, ये तो बहुत ही भारी शब्द हैं। मतलब ये कानून उन लोगों के लिए है जो वाकई देश तोड़ने या हथियार उठाने की बात कर रहे हों, ऐसा समझा जाए। कानून की भाषा तो हाँ इसी ओर इशारा करती है। लेख भी यही तर्क देता है कि इसका मकसद बहुत ही संगीन हरकतों को रोकना है। सिर्फ सरकार की तीखी आलोचना करना या कोई ऐसी राय रखना जो बहुतों को पसंद ना आए या रैडिकल लगे, वो अपने आप में इस धारा के तहत अपराध नहीं बन जाना चाहिए। सही बात है। लेकिन असल सवाल ये है कि जमीन पर इस कानून का इस्तेमाल कैसे हो रहा है या हो सकता है।
और यहीं पर चिंताएं शुरू होती हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। इन पत्रकारों को इस नई धारा के तहत समन भेजने के क्या परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा डर क्या बताया गया है? सबसे बड़ा डर है चिलिंग इफेक्ट का। चिलिंग इफेक्ट मतलब एक ऐसा माहौल बन जाना जहां लोग, खासकर पत्रकार, लेखक, एक्टिविस्ट या आम नागरिक भी सरकार या सत्ता की आलोचना करने से डरने लगे। अच्छा। उन्हें ये खौफ सताने लगे कि कहीं उनकी बात का गलत मतलब निकालकर उन पर देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने जैसा गंभीर आरोप न मढ़ दिया जाए। यानी कि कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना पड़े। हाँ, बिल्कुल। ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये डर सिर्फ पत्रकारों तक सीमित नहीं रहेगा शायद। सही कहा। ये डर तो आम नागरिकों तक भी फैल सकता है। सोशल मीडिया पर कोई अपनी राय जाहिर करता है, किसी सरकारी नीति का विरोध करता है, हर किसी के मन में एक हिचक पैदा हो सकती है। और जब आलोचना का डर बैठ जाता है तो फिर सत्ता पर अंकुश रखने का एक जरूरी रास्ता बंद हो जाता है। ये तो हुई एक बात। दूसरा असर, जो शायद ज्यादा सीधा और फौरी है, वो है आर्थिक और व्यक्तिगत परेशानी। लेख में इस पर भी जोर दिया गया है। हाँ, ये पहलू अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, दिल्ली में रहने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकारों को पूछताछ के लिए बार बार सैकड़ों किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाना पड़े। हाँ, ये तो है। फ्लाइट का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, वकीलों की मोटी फीस, ये सब सिर्फ एक शिकायत का जवाब देने के लिए। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि एक बार जाने से काम हो जाएगा। बिल्कुल। पुलिस कह सकती है कि पूछताछ जारी रहेगी, आपको फिर से आना पड़ेगा। तो ये तो अपने आप में एक सजा जैसा हो गया, भले ही आप बाद में बेकसूर साबित हों। सही कहा, प्रक्रिया ही सजा बन जाती है। और इसी पर लेख एक बहुत वाजिब सवाल और सुझाव उठाता है। क्या? वो पूछता है कि पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ क्यों नहीं की? हाँ, आजकल तो ये आम है। दिल्ली पुलिस तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। और सुझाव ये दिया गया है कि ऐसे मामलों में जब पुलिस किसी दूसरे शहर के व्यक्ति से पूछताछ करना चाहे तो शायद पुलिस अधिकारी को खुद आरोपी के शहर जाना चाहिए। अच्छा। और इसका खर्चा सरकार उठाए, न कि वो नागरिक जिसे कानून तब तक निर्दोष मानता है जब तक जुर्म साबित न हो जाए। ये तो बहुत अहम नुक्ता है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी है। क्या ये सिर्फ प्रक्रिया की बात है या इसके पीछे कोई और मंशा हो सकती है? लेख क्या इशारा करता है? लेख साफ तौर पर इसे उत्पीड़न या परेशान करने की कार्रवाई कहता है। अच्छा, हैरासमेंट। हाँ, हैरासमेंट। ऐसा लगता है कि कानूनी प्रक्रिया को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को थकाने, डराने और शायद चुप कराने के लिए। मकसद शायद सजा दिलवाना कम हो और प्रक्रिया में उलझाकर परेशान करना ज्यादा। और क्या ये सिर्फ इन्हीं 2 पत्रकारों का मामला है या ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है इस नए कानून के इस्तेमाल का? देखिए, लेख बताता है कि ये अकेला मामला नहीं है। हाल ही में एक और जाने माने पत्रकार है, अभिसार शर्मा। हाँ, सुना है। उनको भी इसी नई धारा 152 के तहत समन भेजा गया और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने किसी वीडियो में असम राज्य की नकारात्मक छवि पेश की। राज्य की नकारात्मक छवि पेश करना, क्या ये भी अब देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला अपराध माना जाएगा? ये तो बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल। लेख कर निष्कर्ष यही निकलता है कि ये नया कानून BNS 152 पुराने राजद्रोह कानून से भी ज्यादा सख्ती से और शायद ज्यादा आसानी से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ज्यादा आसानी से कैसे? यहाँ अलगाव भड़काना या विध्वंसक गतिविधि उकसाना जैसे शब्दों की व्याख्या बहुत लचीली हो सकती है। अच्छा, मतलब इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा निर्भर करेगा। हाँ, और इसका दुरुपयोग आसान हो सकता है। कौन तय करेगा कि कौन सी आलोचना विध्वंसक है या कौन सी बात अलगाव भड़का रही है? यानी कानून बदला तो, लेकिन शायद स्थिति और पेचीदा हो गई। स्रोत तो इसी और इशारा कर रहा है। और एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, वो है अदालती नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी। वो कैसे? क्या हुआ इस मामले में? लेख बताता है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया मामले में एक बहुत साफ फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर कुछ खास संवेदनशील मामलों को छोड़कर उसकी एक कॉपी आरोपी को पाने का अधिकार है और उसे पुलिस या राज्य की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है जी, और आरोपी के बचाव के अधिकार के लिए भी। और इस मामले में क्या हुआ? क्या करण थापर और सिद्धार्थ वरदराजन को FIR की कॉपी आसानी से मिल गई? बिल्कुल नहीं। जानकारी के अनुसार उन्होंने लगभग 1 हफ्ते तक कोशिश की, लेकिन उन्हें अपने खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी नहीं दी गई। 1 हफ्ते तक? जी हाँ।
सोचिए आप पर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं और आपको यही नहीं पता कि असल में शिकायत में लिखा क्या गया है। आप अपना बचाव कैसे करेंगे? ये तो न्याय के बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ लगता है। फिर उन्होंने क्या किया? कोर्ट गए? जब उन्हें पुलिस से कॉपी नहीं मिली तो उन्होंने गुवाहाटी के स्थानीय अदालत में अर्जी दी और वहां जो पता चला वो और भी हैरान करने वाला था। क्या पता चला? अदालत को बताया गया कि मई में दर्ज हुई एफआईआर अगस्त तक कोर्ट की फाइल में पहुंची ही नहीं थी। क्या मतलब? मई की एफआईआर अगस्त तक कोर्ट में नहीं थी? 3 महीने से ज्यादा? जी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब ये या तो घोर लापरवाही है या फिर आप कह सकते हैं जानबूझकर जानकारी रोकने की कोशिश। दोनों ही सूरतों में ये व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ये दिखाता है कि कैसे स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को भी नजरअंदाज किया जा सकता है, जिससे आरोपी के लिए अपनी सफाई देना और मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत और हमारे पास जो जानकारी है उसे समेटें तो तस्वीर क्या उभरती है? क्या मुख्य चिंताएं हैं? देखिए, तस्वीर ये उभरती है कि कुछ वरिष्ठ पत्रकारों पर राष्ट्र सुरक्षा जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हाँ। लेकिन उन आरोपों की बुनियाद और एफआईआर की भाषा पर स्रोत सवाल उठा रहा है। ये कार्रवाई राजद्रोह कानून हटने के बाद लाए गए एक नए और शायद ज्यादा सख्त कानून बीएनएस की धारा 152 के तहत की जा रही है। और इसका इस्तेमाल भी सवालों के घेरे में है। जी, और इस पूरी प्रक्रिया के कई चिंताजनक पहलू हैं। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिलिंग इफेक्ट का खतरा। दूसरा, आरोपी को होने वाली आर्थिक और मानसिक परेशानी, जिसे स्रोत साफ तौर पर उत्पीड़न कह रहा है। और तीसरा, स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी, जैसे एफआईआर की कॉपी न देना या एफआईआर का वक्त पर कोर्ट ना पहुंचना। हाँ, यानी मुद्दा सिर्फ 2 पत्रकारों पर लगे आरोपों का नहीं है, बल्कि ये कानून के इस्तेमाल, प्रेस की आज़ादी और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े बड़े सवाल खड़े करता है। स्रोत का निचोड़ यही लगता है कि कहीं कानून को हथियार बनाकर आलोचनात्मक आवाज़ों को दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही। और ये खतरनाक ढलान साबित हो सकती है, जैसा मैंने पहले कहा। अगर सरकार की आलोचना करना या किसी राज्य की नकारात्मक छवि पेश करना भी देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा माना जाने लगे, तो फिर स्वतंत्र पत्रकारिता और नागरिक अधिकारों का दायरा बहुत सिकुड़ जाएगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो इस पूरी जानकारी से ही निकल कर आता है। हम सब मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, देश की एकता, अखंडता बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही एक लोकतंत्र में खुलकर अपनी बात कहना, सरकार से सवाल पूछना, उसकी आलोचना करना, ये भी उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल। तो सवाल यह है कि इन दोनों जरूरतों, राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इनके बीच वो महीन संतुलन कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब खुद कानून, उसकी व्याख्या और उसका जमीनी इस्तेमाल ही सवालों के घेरे में हो, जैसा इस मामले में दिख रहा है। ये वाकई एक लाख-टके का सवाल है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन इस पर लगातार सोचना, बहस करना और समाज का, न्यायपालिका का, सबका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये संतुलन साधना ही शायद एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये सोचने के लिए एक जरूरी नुक्ता है कि कैसे हम एक सुरक्षित राष्ट्र भी रहें और एक स्वतंत्र समाज भी।